नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट पल्लवी। आज के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं लोन्स पर, यानी कि लोन से जुड़े हुए आपके सवालों को शामिल किया जाएगा। बात चाहे पर्सनल लोन की हो या फिर आप कहीं होम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, इस शो में आपके सभी सवालों को एड्रेस करेंगे। हमारे आज के कार्यक्रम में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ अभिषेक द्विवेदी हैं bankbazaar.com से। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। चलिए, हमारे साथ एक और जानकार होंगे हमारे साथ अपना पैसा.com से। इनफैक्ट पंकज मालडे, हेड फाइनेंशियल प्लानिंग, भी कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे। चलिए पहले एक नजर डालेंगे कि आज शो में क्या खास है, यानी आज का ऑन द शो क्या है। लोन के कई अलग अलग पहलुओं पर हम गौर करने वाले हैं, यानी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, बैंक्स कैसे डिसाइड करते हैं, इसके अलावा लोन ट्रांसफर चेक, इस पर भी चर्चा होगी। ज्वाइंट लोन अगर आप लेने की सोच रहे हैं, क्या ऑफर्स हैं, इन सभी मुद्दों पर हम आज बातचीत करेंगे। तो चलिए कुछ सवाल अब शामिल करते हैं। पहला सवाल शक्ति नारायण साहब का है, लखनऊ से इन्होंने सवाल भेजा है। होम लोन से जुड़ा हुआ सवाल है। अभिषेक, पहले आपके पास आना चाहूंगी। इनकी डिटेल्स जैसे इन्होंने शेयर की है, 31 साल इनकी उम्र है और जो इनकी मासिक आय है नियर अबाउट 40,500। ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि गवर्नमेंट जॉब में है, इनको मैक्सिमम कितना लोन मिल सकता है। प्रॉपर्टी की कॉस्ट उन्होंने बताई करीब 25 लाख, यानी 25 लाख की प्रॉपर्टी पे कितना परसेंटेज इनको मार्जिन देना होगा और कितना लोन मिल पाएगा। श्योर। देखिए, ऐसा होता है कि जब भी होम लोन लेना होता है, दो चीज़ें होती हैं जिसके बेस पे हम उनकी कैलकुलेट करते हैं कि मैक्सिमम को कितना लोन मिल सकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि इनकी जो सैलरी है, टिपिकली इसका 40 to 50% तक ये EMI दे सकते हैं, तो उस बेसिस पे बैंक इनको लोन देती हैं। तो अगर इस केस में अगर मान लीजिए कि इन्होंने कोई भी लोन नहीं लिया है अभी तक और कोई भी इनकी EMI नहीं जा रही है, तो इस केस में अगर इनका 40,000 का अगर इनकम है मंथली, और अगर ये 20 साल का लोन ले तो तकरीबन इनको अप टू 20 लाख तक मिल सकता है। एक तो वो क्राइटेरिया होता है। दूसरा क्राइटेरिया क्या होता है कि ये जो भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या है। एंड टिपिकली अगर आप देखो, जो भी कॉस्ट है उसकी 80 to 90% के बीच में मिलती है। अगर आप मोर देन 20 लाख है तो वो आपको 80% ही मिलेगा जो उसका है। तो अगर आपने बताया कि 25 लाख है तो डेफिनेटली 80% 25 लाख इनको मिलेगा वो लोन। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन मिला के इनकी मैक्सिमम एलिजिबिलिटी कैलकुलेट की जाएगी। पंकज, जैसे इन्होंने बताया इनकी एज है 31 और साथ ही सरकारी नौकरी में भी, ये भी एक फैक्टर हो सकता है क्योंकि इनकी प्रोफाइल को देखते हुए SBI में इनफैक्ट इनका खाता होगा, वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। लगभग कितना ब्याज इनको देना होगा अगर 20 साल के लिए लोन ले रहे हैं तो? अभी 75 लाख के अगर नीचे लोन लेते हैं तो 10.15 रेट है SBI का। तो बेटर है वो, अगर उनका खाता SBI में है तो बेटर है SBI में ही जाना। और SBI है वो ट्रेंड सेटर है इस होम लोन में, तो SBI ही आज के डेट में देखा जाएगा तो अच्छा रहेगा। और पर लाख 1000 के करीब EMI मानना चाहिए। और दूसरी बात ये भी जाननी चाहिए कि दूसरी लोन है या नहीं। और हो सकता है तो लोन लेने से पहले अपना सिविल रिपोर्ट जांच करवा ले, ताकि उनको पता चलेगा कि उनका स्कोर क्या है। अगर स्कोर अच्छा है तो लोन लेने में बहुत ही अच्छी आसानी रहेगी। तो चलिए, आप फिलहाल लोन के लिए जैसे आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, लगभग 20 लाख तक का लोन आपको मिल पाएगा आपके प्रोफाइल को देखते हुए। हमारे साथ एक और दर्शक है फोन लाइन पर, संदीप है बेंगलुरु से। नमस्कार संदीप, पूछिए क्या सवाल है। हेलो मैडम। नमस्कार संदीप, पूछिए क्या सवाल है। हाँ मैडम नमस्कार, मेरा नाम संदीप। एक्चुअली मुझे ये जानना है, मैंने 5 लाख रुपीस का लोन लिया था मैडम, पर्सनल लोन जी, HDFC बैंक से जी। 0.25। ओके। और मैडम मेरा इंस्टॉलमेंट अभी 12,000 समथिंग बन रहा है और मुझे 1 ईयर हो गया है अभी पे करते हुए। ओके। तो इंस्टॉलमेंट कम करना चाहता हूँ। कोई खास वजह है संदीप, आप लोन ट्रांसफर करना चाह रहे हैं? आपने किसी बैंक से बात करी है, इससे कम में आपको मिल रहा हो 16.25 से? नहीं, बस एक ICICI में कुछ देखा था कि वो 13% पे कुछ होम पर्सनल लोन दे रहे हैं। ICICI बैंक से आपने बात करी है? बात नहीं किया मैडम, ऐसे ही मैंने जस्ट ऐड देखा था। चेक किया आपने एंड से। संदीप, अपने बारे में थोड़ा सा बता पाएंगे, आपकी आय कितनी है लगभग सालाना? मैडम अभी मेरा 6 लाख पर ईयर है मैडम। ऑलराइट, 6 लाख पर एनम। एज संदीप? आपकी उम्र कितनी है संदीप अभी? पार्डन? आपकी उम्र कितनी है, एज? 30 ईयर मैडम। ऑलराइट। इनके प्रोफाइल को देखते हुए अभिषेक, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, इन्होंने जैसे बोला पर्सनल लोन ऑलरेडी चल रहा है इनका और जनवरी 2013 में इनका लोन स्टार्ट हुआ था, लगभग अब 1 साल हो गया है, जनवरी 2014 में हम आ चुके हैं। 16.25% पे लोन लिया था। ज्यादा है क्या ये ब्याज सर? और अगर शिफ्ट करते हैं, कौन से बैंक्स ये फैसिलिटी दे रहे हैं और किन चीजों का ध्यान रखना होगा? बिल्कुल, अगर आप देखो तो जैसे उन्होंने बोला कि उन्होंने ICICI का भी एक ऐड देखा, तो अगर आप देखो तो ICICI और HDFC पर्सनल लोन में एटलीस्ट बहुत अग्रेसिव हैं
और आप देखो तो इनका लोन ट्रांसफर बहुत ही एग्रेसिव कैंपेन कर रहे हैं। तो अगर आप आईसीआईसीआई को देखो तो इन्होंने जैसे बोला कि जो मिनिमम 13% एंड अबव में ऑफर दे रहे हैं, और सिमिलरली अगर आप HDFC का भी देखो तो वो भी बोलते हैं कि 12.99 या उसके अबव आपको रेट देंगे अगर आप ट्रांसफर करो तो। लेकिन इसमें क्या चाहिए कि ये सबको वो रेट नहीं देते हैं, वो डिपेंड अगेन करेगा कि आपकी प्रोफाइल क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल HDFC बैंक अभी आप देखो तो पर्सनल लोन में दे आर लीडर बाई फार, वो सबसे बड़े पर्सनल लोन देने वाले एंटिटी हैं अभी इंडिया में, और वो काफ़ी अग्रेसिव हैं। तो जब इन्होंने इनको 16.75 दिया तो डेफिनेटली इन्होंने कुछ बेसिस के ऊपर इनको दिया होगा। फॉर एग्जांपल इनकी आय कितनी है जो इन्होंने बताया, दूसरा है कि ये किस तरह की कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। अगर आप कुछ काफ़ी अच्छी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, तो आपको काफ़ी कम मिलता है, कई बार आपको 13.5-14% भी मिलता है। उसके बाद इनकी जॉब स्टेबिलिटी कितनी रही है, तो ये सारे 3-4 चीज़ें मिला के रेट ऑफ इंटरेस्ट कंसिडर होता है। तो डेफिनेटली जो HDFC बैंक आप देखो तो काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। तो अगर आप ICICI में या फिर स्टैंडर्ड चार्टर्ड में या फिर सिटी बैंक में जो इक्वली कॉम्पिटिटिव है अगर आप जाओ तो आपको डेफिनेटली एक ऑप्शन मिलता है। लेकिन मैं कहूँगा कि ये जरूरी नहीं है कि इनको वो कम हो ही जाए, क्योंकि अगर अगेन पर्सनल लोन काफ़ी रिस्की होता है, तो दूसरे बैंक्स भी असेस करेंगे कि इनकी प्रोफाइल क्या है, उस प्रोफाइल के बेस पर देखेंगे कि वो कितना लोन किस ब्याज पे वो इनको लोन दे सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली इनको ट्राई करना चाहिए। पंकज, जैसे कि अभिषेक ने भी ऐड किया, आपसे भी मैं जानना चाह रही हूँ, काफी सारे चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं पर्सनल लोन की। अगर बात करें होम लोन ट्रांसफर में कई बार हम शो पर चर्चा करते हैं, यहाँ पर बात पर्सनल लोन की हो रही है, कुछ इसमें चार्जेस भी होंगे और फिर नए बैंक में जाएं अप्लाई करेंगे। पहले तो कितने ऑप्शंस हैं इनके पास, कौन कौन से बैंक है? जैसे अभिषेक ने बोला ICICI बैंक से इन्होंने ऐड देखा था और वहां पर कुछ एक इनको कम ब्याज पर मिलेगा, लेकिन कम ब्याज पे तो मिल रहा है, पर साथ ही ट्रांसफर करने में जो कॉस्ट है, ओवरऑल कॉस्ट कितनी पड़ जाएगी इनको प्रोसेसिंग मिला के, और साथ ही जो प्री पेमेंट ये करेंगे, कैसे देखते हैं आप इसको और कैसे एड्रेस करेंगे संदीप के सवाल को? देखिए, पर्सनल लोन में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आपको प्री पेमेंट इजीली नहीं करने को मिलता। वेटिंग पीरियड होता है, हर एक बैंक का अपना अपना लिमिट होता है 6 महीने से 12 महीना, और अगर आप प्री पेमेंट करना भी चाहो तो 4 से 5% आपको पेनल्टी लगती है, और दूसरी बैंक में अगर शिफ्ट करवाते हो तो 2 से 2.5% आपको प्रोसेसिंग फीस लगती है दोबारा लोन लेने के लिए। तो 7% का कॉस्ट मान करके चलिए, तो अगर जो 4-4.25 लाख की अगर लोन भी बाकी है तो 28,000 रुपये का अपफ्रंट खर्चा है उनको। मेरी राय तो इनको यही रहेगी कि वो बहुत हाई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, और हो सके तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट से पूरा लोन खत्म करने की कोशिश पहले करें, ना कि ट्रांसफर करने की। जी, तो कुछ बातों का संदीप आपको खास ख्याल रखना होगा। प्रोसेसिंग फीस, जैसे बताया हमारे एक्सपर्ट ने पंकज ने, कि आपको ओवरऑल जो कॉस्ट पड़ेगी सिर्फ ट्रांसफर करने की कॉस्ट काफी आपको पड़ जाएगी 28,500 के आसपास। काफी सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। साथ ही अगर आप ट्रांसफर कर भी रहे हैं तो आप एक बार ब्याज जरूर चेक करें, और आपको कितनी कॉस्ट पड़ेगी इस ट्रांसफर में वो जरूर आप चेक कर सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ मनोज भोपाल से फोन लाइन पे है। नमस्कार मनोज जी, पूछिए क्या सवाल है? मैडम, एक्चुअली मदर इन लॉ के नाम से प्लॉट की रजिस्ट्री है जी, और वो मेरी वाइफ को गिफ्ट कर दें, तो मैं उस पे कंस्ट्रक्शन के लिए लोन ले सकता हूँ क्या? ओके। जो प्लॉट है लगभग उसकी कॉस्ट क्या होगी? उसकी कॉस्ट 3.5 लाख है। ओके। आपका जो पर्पस है लोन लेने का कंस्ट्रक्शन ही है? हाँ जी, हाँ जी। ओके। उसको फिर आगे रेंट आउट करना चाह रहे हैं? किस चीज का कंस्ट्रक्शन, घर बनाना चाह रहे हैं या कमर्शियल यूज के लिए? नहीं, घर होम। ओके ओके। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें देखने वाली हैं। अभिषेक, पहले आपसे मैं जानना चाहूँगी, प्लॉट पर एक तो काफ़ी बैंक्स के रूल्स नॉर्म्स जो हैं थोड़े स्ट्रिक्ट रहते हैं, और आम एक अगर होम लोन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो उससे ब्याज दर भी इनको ज़्यादा देनी पड़ेगी। और साथ ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसे इन्होंने बताया मनोज ने, कि जो प्लॉट है इनके नाम पर नहीं है, इनकी मदर इन लॉ के नाम पर। क्या ऑप्शन है इनके पास? जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन जैसे इन्होंने खुद ही बोला कि ये गिफ्ट करवा रहे हैं अपनी वाइफ को, तो जैसे अगर गिफ्ट अगर हो जाता है तो ऑब्वियसली इनके वाइफ के नाम में पेपर हो जाएंगे, तो उसके बाद इनको लोन लेने में दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहली बात यह है। दूसरी बात है कि जब आपसे बताया कि हाँ, अगर आप प्लॉट लोन ले रहे हो तो उस केस में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। आपके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं थोड़े से हाई होते हैं, जो रेगुलेशंस होते हैं थोड़े से ज़्यादा टफ होते हैं। लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्शन लेते हो या फिर परचेज ऑफ प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन लेते हो, उस केस में टिपिकली ये उतना ज़्यादा अग्रेसिव बैंक्स नहीं होती हैं, थोड़ी सी होती हैं लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होती हैं। अगर आप सिर्फ प्लॉट लोन लेते हो तो वो आपके बैंक के लिए ज़्यादा क्रिटिकल होता है और उसमें बैंक्स ज़्यादा अग्रेसिव होती हैं। तो अगर आप इस केस में देखो तो डेफिनेटली इनको मिलना चाहिए। और जब भी जो भी होम लोन लेने के लिए जो रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं, जैसे इनका इनकम होना चाहिए, वो सफिशिएंट होना चाहिए, इनका जो रिकॉर्ड होना चाहिए वो क्लीन होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ रीपेमेंट। अगर उन्होंने पिछले कोई लोन लिया है तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली अगर इनकी सही हो, इनके पास सारे कागज हों, तो इनको लोन मिलने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
ओके, एक और एक्सपर्ट है हमारे साथ पंकज, उनसे भी राय लेंगे इसी सवाल पर। पंकज, जैसे मनोज ने बताया, इनकी वाइफ की मदर जो है, मदर इन लॉ, सास जो है, उनके नाम पर ये प्लॉट है। गिफ्टिंग का ऑप्शन है इनके पास या फिर ट्रांसफर करा लें क्योंकि प्लॉट उनके नाम से रजिस्टर्ड है। सक्सेशन का भी इसमें कुछ एक पहलू रहेगा, आपकी तरफ से क्या राय है और साथ ही कौन से बैंक्स में अप्रोच कर सकते हैं? नहीं, गिफ्ट करवा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आ जाती। एक बार टाइटल अगर उनके नाम पे हो गया तो ये जानना जरूरी है कि क्या उनकी वाइफ भी अर्निंग है या खुद ही अर्निंग है और खुद अप्लाई करना चाहते हैं। जी मनोज, क्या आप लाइन पर हैं इस वक्त? चलिए, मनोज इस वक्त लाइन पर तो नहीं है, लेकिन इन्होंने उम्र जरूर बताई थी। वाइफ की अर्निंग तो इन्होंने नहीं मेंशन करी है, लेकिन लगभग दोनों सेम एज ग्रुप में फॉल करते हैं। 32 से 35 के बीच में दोनों की एज है, क्योंकि कहीं ना कहीं एज भी एक प्रोफाइल के तौर पे देखा जाएगा। जो भी एलिजिबिलिटी रहेगी दोनों की इनकम पे डेफिनेटली रहेगी। अभिषेक, लेकिन कौन से बैंक से जहाँ पे ये अप्रोच कर सकते हैं, और अगर गिफ्ट करवाते हैं यानी कि इनकी मदर इन लॉ गिफ्ट कर देती हैं प्लॉट को, इसमें प्रोसीजर क्या रहेगा और क्या डीड एक बनवानी पड़ेगी, गिफ्ट डीड? गिफ्ट डेफिनेटली गिफ्ट डीड बनवानी पड़ेगी और उसका जो कॉस्ट है, रजिस्ट्रेशन हर स्टेट का अलग अलग होता है, तो करवाना पड़ेगा। मगर उससे लोन लेने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। और सेल्फ कंस्ट्रक्शन के लिए जैसे बताया गया कि बहुत बैंक अग्रेसिव नहीं होती हैं, तो HDFC, ICICI जैसे बैंक को अप्रोच कर सकते हैं। और अमाउंट छोटा सा है तो इजीली मिल जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो मनोज, हमारे दोनों एक्सपर्ट की राय है कि आप जो प्लॉट है वो आपकी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर करवा सकते हैं, और साथ ही ICICI बैंक, HDFC बैंक जैसे कुछ बैंक से, बड़े बैंक से जहां पर आप अप्रोच कर सकते हैं और आपको इस प्लॉट पर लोन मिल जाएगा। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, कुछ और सवाल हैं जो हम शामिल करेंगे। हमारे साथ दोनों जानकार मौजूद रहेंगे, पंकज और साथ ही अभिषेक द्विवेदी। जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी गुरु और आज चर्चा लोन्स पर हो रही है, इसलिए लोन की मार्केट को जो खास तौर से ट्रैक करते हैं हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स हैं। पंकज मालडे हमारे साथ है, हेड फाइनेंशियल प्लानिंग अपनापैसा.com, और साथ ही एक और ओपिनियन रखने के लिए हमारे साथ अभिषेक द्विवेदी मौजूद है, बैंकबाजार.com से। दोनों ही एक्सपर्ट से राय लेते रहेंगे, कुछ सवालों को शामिल करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अजय कुमार का सवाल मेल के जरिए है, नंबर इन्होंने मेंशन नहीं किया मेल में, इसलिए मेल के जरिए सवाल लेंगे। कार लोन को लेकर जानना चाह रहे हैं। इनकी उम्र करीब 27 साल है और इन्होंने जैसे बताया है कि मैंने हाल में नौकरी करना शुरू किया है, एक सेकंड हैंड कार लेने की मैं सोच रहा हूं। हालांकि मॉडल इन्होंने मेंशन नहीं किया, ज्यादा डिटेल्स नहीं है हमारे पास, बट एक ओवरऑल अगर बात की जाए अभिषेक, तो सेकंड हैंड कार्स या फिर पुरानी कार, यूज्ड कार्स की अगर बात करते हैं, ब्याज दर लगभग कितनी मिल जाएगी इनको और कुछ एडिशनल चीजें, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इसमें? देखिए, सबसे पहले सेकेंड हैंड कार की जो रेट्स होती हैं वो न्यू कार लोन से काफ़ी ज़्यादा होती हैं। अगर आप रेट्स देखो तो अराउंड 16 to 18% के रेंज में होती हैं। वही अगर आप न्यू कार का देखो तो वो अप्रॉक्सीमेटली 10.5 से 12 के बीच में टिपिकली होती है, अगर आप मिड रेंज कार की बात करो तो डेफिनेटली इनको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि यूज्ड कार थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसमें थोड़े से डॉक्यूमेंट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात कि जो भी यूज्ड कार ले रहे हैं इसका बैंक इवैल्यूएशन करेगी और वो टिपिकली किसी ऑथराइज डीलर या फिर इंश्योरेंस एजेंसी है, वो इसका जो भी वैल्यू निकालते हैं उसका 1% तक इनको मिल सकता है। ऑन पेपर तो बैंक्स अप टू 90% भी देती हैं, लेकिन अगर आप देखो तो बैंक्स टिपिकली कंजर्वेटिव रहती हैं, तो अगर आप देखो तो टिपिकली 16 to 70% तक ही जाती हैं। तो ये है, और डेफिनेटली प्रोसेस थोड़ा सा लंबा रहेगा कंपेयर टू न्यू कार। अगर इंटरेस्ट रेट्स की बात करें तो पंकज, जैसे कि ऑलरेडी भी अभिषेक भी बता रहे हैं कि ब्याज से थोड़ी सी एक्स्ट्रा होगी और चुनाव के टाइम पे प्रीपेमेंट चार्जेस वगैरह का भी ध्यान रखना होगा। अगर अभी की बात करें तो मेजर बैंक्स कितने रेट्स दे रहे हैं? देखो, कुछ PSU बैंक्स हैं जो एट पार विद न्यू कार्स देते हैं, मगर इतना इजी नहीं है लेना। वो PSU बैंक्स में अप्रोच कर सकते हैं, पर सबसे बड़ी बात कार लोन में ये होती है कि कितनी पुरानी कार ले रहे हैं। इसमें कार की एक उम्र मानी जाती है 7 साल की। अगर आपकी कार 3 साल पुरानी है तो आपको 4 साल के लिए ही लोन मिलेगी, तो आपका EMI ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो ना सिर्फ आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रहेगी, बल्कि आपको EMI भी ज़्यादा देना पड़ेगा अगर आप सेकंड हैंड कार लेते हैं। तो ये चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा।
तो लगभग 14 से 18% तक के कुछ इनफैक्ट जो फिलहाल मौजूदा विकल्प हैं आपके सामने रखे गए हैं। बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, मतलब प्राइवेट और साथ ही सरकारी दोनों बैंक से कुछ ऑप्शंस हैं। ICICI बैंक और SBI जो सबसे बड़ा बैंक माना जाता है देश का, लगभग 16 से 17.5% तक का ब्याज दर आपको देनी पड़ेगी सेकंड हैंड कार में। कुछ डॉक्यूमेंटेशन की अगर बात करें पंकज, तो कुछ आप ऐड कर पाएंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होंगे? देखो, लोन में सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है वो इनकम प्रूफ होता है। आप लोन कैसे सर्विस करोगे, ये तो ITR होता है 2-3 साल के, वो चलेंगे। और अगर आप सैलरीड है और फॉर्म 16 है अगर आपके पास, तो ये ज़रूरी होता है। सबसे बड़ी बात यही होती है कि आप सर्विस कैसे करोगे लोन को, उसी को मेन इंपॉर्टेंट चीज़ माना जाता है एलिजिबिलिटी के लिए। तो पहचान पते का प्रूफ तो साथ ही, और 3 साल का ITR इनकम टैक्स रिटर्न्स भी आपको शो करने पड़ेंगे, और लगभग 80 to 90% तक का, डिपेंडिंग की वैल्यूएशन के आधार पर क्या वैल्यू निकलती है गाड़ी की, जो बीमा कंपनी तय करेगी उसके आधार पर आपको लोन मिलेगा। हमारे साथ एक और दर्शक है, रजनीश माथुर हैं गाजियाबाद से। नमस्कार रजनीश जी, पूछिए क्या सवाल है। नमस्कार मैडम, मैं नेक्स्ट 2.5 years में रिटायर होने वाला हूँ जी, और मेरे को एक होम लोन की नीड है, जबकि वैसे मेरे पास अपना मकान है, लेकिन ओके इस समय मैं अपने छोटे बेटे के लिए एक मकान लेना चाहता हूँ। ओके, मकान की कॉस्ट क्या है लगभग? वो करीब 50 लाख के करीब का मकान है मैडम। ओके सर, जैसे आपने बताया कि 2-2.5 साल में आप रिटायर होंगे, अभी फिलहाल आपके ऊपर कोई लोन या कोई लायबिलिटी है? नहीं मैडम, इस समय कोई लोन नहीं है, ना मकान का लोन है, ना कोई कार का कोई लोन नहीं है इस समय। तो लोन के लिए आप मतलब एज अ मेन बोरोवर अप्लाई करना चाह रहे हैं या कोऑपरेटिव जॉइंट लोन की कुछ आप सोच रहे हैं? जी, मैं यही जानना चाहता हूँ कि मैं जॉइंट ले सकता हूँ या मैं अपना सेल्फ ही पूरा ले सकता हूँ कोई लोन। सर आपने बताया आपके जो बेटा है, जान सकते हैं उनकी उम्र कितनी है लगभग, और अगर वो काम he is about 25 years old 25 and he is also doing a job, लेकिन सैलरी स्ट्रक्चर में अभी वो मेरे ख्याल से उतना लेवल पे नहीं पहुंचे हैं। उनका एनुअल इनकम क्या आप शेयर कर सकते हैं? अबाउट 2,20,000 के करीब है। ओके, 2,20,000, ऑलराइट। अभिषेक, जैसे इन्होंने बताया खुद ये रिटायरमेंट के काफी करीब हैं, मतलब 58 इनकी उम्र है और कुछ ही समय में 2.5 साल के लगभग, जबकि लोन की ड्यूरेशन इससे लंबी होगी। बैंक ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते एट दिस एज लोन देने में। साथ ही अगर इनके बेटे इनकी जगह लोन लें, लेकिन उनकी सैलरी स्ट्रक्चर इन्होंने शेयर किया 2.2 लगभग उनकी एनुअल इनकम है, क्या ऑप्शन है इनके पास? जी हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। देखिए जब भी अगर कोई भी बैंक लोन देती है तो सबसे पहली बात डेफिनेटली वो देखती है कि आपके पास रीपेमेंट कैपेसिटी है कि नहीं। तो उसके लिए आपकी सैलरी अभी कितनी है, आपने जो भी अगर लोन लिया है पास में आपने डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया है, आपका सारे इनकम्स के प्रूफ्स हैं जो आप बता रहे हो, तो ये सारी चीज़ें तो होंगी। साथ में ये भी देखते हैं कि अगर आपने लोन लिया है तो आपने कितने टेन्योर के लिया है, और जिस भी टेन्योर के लिए आपने लोन लिया है क्या उस टेन्योर में आपके पास कोई सस्टेन्ड इनकम सोर्स रहेगी नहीं रहेगी। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि इनकी एज 58 है, तो शायद 60 या मैक्सिमम 65 तक ये काम करेंगे। शायद इन्होंने बताया कि 2.5 years की इनकी जॉब बची हुई है। तो उस केस में जो भी इनका भी इनकम सोर्स है वो सिर्फ 2.5 years तक ही रहेगा। लेकिन टिपिकली आप होम लोन देखो तो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है, एटलीस्ट पीपल 10 years का लेते ही लेते हैं, 5 years का भी होता है, लेकिन टिपिकली पीपल 10 years का लेते हैं। तो उस 2.5 years के बाद इनकी ये EMI कैसे भर पाएंगे, तो ये बैंक डेफिनेटली जानना चाहेगी, और वहाँ पे शायद थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। पंकज, डू यू एग्री विद व्हाट अभिषेक सेड? क्योंकि जैसे इन्होंने एज बताई है, 30 months के बाद इनका रिटायरमेंट भी है। बेटे की अगर बात करी थी इन्होंने, बेटा यंग तो है लेकिन उनकी सैलरी काफी कम है, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। 50 लाख तक का फ्लैट ही अगर प्लान कर रहे हैं लेने का और उस पर लोन चाहिए होगा, तो कितना लोन इनको मिल पाएगा और कैसे आगे बढ़े? देखिए, अभी जो परिस्थिति है उसके हिसाब से बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि बैंक चाहेगी कि आप अपनी रिटायरमेंट एज के दरमियान पूरा लोन भर दें। तो अभी उनका तो 2.5 साल का पीरियड ही बचा है, तो उनके केस में ये प्रॉब्लम आ रहा है कि एज काफ़ी है ज़्यादा, तो वो लोन सर्विस नहीं कर सकते। और बेटे की जो इनकम है वो काफ़ी लो है, तो 30-40 लाख का लोन तो नहीं बैठेगा। जैसे हम मानते हैं कि 40-50% आपको लोन मिल सकता है, तो 1,10,000 जितनी सैलरी मानी जाएगी कि वो अवेलेबल है। तो ऐसे केस में उनको 10-12 लाख से ज़्यादा लोन मिलने की उम्मीद बहुत कम है। अगर वो कोई ऑप्शन करे और अपने बड़े बेटे जिसकी इनकम अच्छी हो उसको भी को बोरोवर के रूप में अगर ऐड करते हैं तो कुछ चांस बनता है। अदरवाइज इनके दोनों के केस में ऐसा लगता है कि मुश्किल है 40 लाख तक की लोन मिलना।
तो लोन एलिजिबिलिटी की अगर बात करें रजनीश, थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। जैसे आपने खुद भी बताया था, लोन जो सैलरी स्ट्रक्चर है आपके बेटे का वो काफ़ी कम है और रिक्वायरमेंट आपकी ज़्यादा है। को बोरोवर के तौर पर अगर कोई और बेटा है आपका तो आप उसके साथ लोन लेने की सोच सकते हैं। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन हमारे साथ दोनों एक्सपर्ट्स जुड़े हैं, पंकज और साथ ही अभिषेक, दोनों से राय लेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो आप देख रहे हैं मनी गुरु लोन्स और आज आपके सवालों के जवाब देने के हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं। पंकज मालडे हैं हमारे साथ अपना पैसा से, और साथ ही अभिषेक द्विवेदी की भी हम राय ले रहे हैं, बैंक बाजार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज के शो में आखिरी सेगमेंट है, इसलिए आखिरी सवाल शामिल करेंगे। एक सवाल ईमेल के जरिए आकाशदीप पटेल साहब का सवाल है, नोएडा से इन्होंने भेजा है। जैसे इन्होंने अपने बारे में बताया, ज्यादा कुछ डिटेल्स नहीं लिखी है और नंबर भी इनफैक्ट मिस कर गए हैं, मेल में लिखा नहीं है इन्होंने। पीएफ पे लोन लेने की सोच रहे हैं, कितना लोन इनको मिल पाएगा, हालांकि इनकी सैलरी मेंशन नहीं है, और कितने समय से नौकरी कर रहे हैं ये भी जानकारी कुछ इन्होंने दी नहीं है। लेकिन एक जनरल लेवल पे अगर बात करें, पंकज पहले आपसे पूछूंगी, कितने साल कम से कम नौकरी के बाद पीएफ पर लोन मिल सकता है और कितना लोन मिल जाएगा? प्रोविडेंट फंड जनरली हम ऐसा कहते हैं कि इसको रिटायरमेंट के लिए यूज़ करना चाहिए। नॉर्मल केस में इसको विड्रॉल के बारे में सोचना नहीं चाहिए, मगर कुछ इमरजेंसी है तो यहाँ आपको ये है कि आप विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आप मैरिज, बच्चों के मैरिज या एजुकेशन के लिए कर सकते हैं, घर खरीदने के लिए कर सकते हैं, घर कंस्ट्रक्शन करने के लिए कर सकते हैं, या आप इलनेस आ जाती है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी आपको पैसा मिल सकता है ईपीएफ से। पर उसकी क्राइटेरियाज हैं और हर एक चीज़ के लिए अलग अलग क्राइटेरियाज है। मिनिमम विड्रॉ कर सकते हो वो आपका है कि आपका मिनिमम 5 साल के पहले एक्सेप्ट इलनेस आपको मिलता नहीं है, और बाकी के सब केस में 5 साल के बाद मिलना चालू हो जाता है। अगर आपकी जॉब है 5 साल तक पूरा, उससे पुरानी तब, और मिनिमम आपको 6 महीने की मंथली सैलरी से लेके 36 महीने की मंथली सैलरी के हिसाब से मिलता है, और वो डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ के लिए चाहिए। तो ये 2-3 चीज़ ध्यान रखनी होती है। चलिए, आज के शो में इतने ही सवाल शामिल कर पाएंगे। अभिषेक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही पंकज आपका भी शुक्रिया जी बिजनेस को अपना कीमती समय देने के लिए। आज के लोन्स के कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन बुधवार का कार्यक्रम देखना ना भूले। हमारे साथ इंडस्ट्री के टॉप एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे। इंश्योरेंस में हम मेडिक्लेम स्पेशल लेकर आ रहे हैं अपने सारे दर्शकों के लिए। कल का मनी गुरु देखना ना भूलिएगा। नमस्कार।